जो आज हालत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए आज मोदी जी प्रकट हुए हैं, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब आज प्रकट हुए, आए हैं महामानव, प्रकट हुए और भाषण देकर चले गए। कौन बोला भाई बीच में? जानिए, आप बैठिए शांति से, सुनिए जरा। सुनो ना यार, कैलकुलेशन आदमी के बीच में बोलते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकती इनको। दोनों को स्टूडियो में बैठा के आशुतोष जी के भी बीच में बोलेंगे, मेरे बीच में बोलेंगे। मेरे मित्र जो शर्ट पहने हुए हैं, क्या वो स्वदेशी शर्ट है या विदेशी शर्ट है? हर दुकान पे लिखा हो यहाँ चाइना से मिली हुई चीजें नहीं बनती हैं। मजा नहीं आ रहा है, हम करते हैं प्रबंध। देखिए, आज ये क्लियर हो गया कि सस्ता हो सकता था सब कुछ, लेकिन मोदी जी ने 11 साल से गब्बर सिंह टैक्स जो लगा रखा था, उस गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से लगभग 100 लाख करोड़ रुपया लूटा, और जो नागरिक लूटो भाव चल रहा था आज वो नागरिक देवो भाव हो गया, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है और ट्रंप ने मुंह पे हमारे नौजवानों की नौकरी के थप्पड़ मारा है। जिस तरह से H1B वीजा के ऊपर के 60 से 70% जो हमारे लोग हैं वहां पर वीजा वाले जो H1B वीजा पर काम कर रहे हैं, लगभग 3.5 लाख वहां पर हमारे लोग जो काम कर रहे हैं नौजवान साथी, आज उनकी नौकरी भी लटक गई और $1000 से $1,00,000 पर चला गया। कि जिस तरह से जो आज हालत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए आज मोदी जी प्रकट हुए हैं, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब आज प्रकट हुए। अरे भाई, इतना ही अच्छा कर दिया था तो एक तरफा भाषण देने की क्या जरूरत थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। लेकिन दिक्कत यह है कि लूट मचा रखी थी टैक्स टेररिज्म से। एक 1 नेशन और 8 डिजिट्स का पूरा टैक्स था, 8 लेवल पर टैक्स लगता था। अभी भी राज्यों का कैसे हित होगा, 40% का सेस कौन लेगा, कोई क्लैरिटी नहीं। बस आए हैं महामानव, प्रकट हुए और भाषण देकर चले गए। अरे भाई, कफन के ऊपर किसने टैक्स लगाया था? जीएसटी। पूजा का सामान हो, दूध दही, स्कूल के आइटम्स हो, पेंसिल हो, किसान के ट्रैक्टर के ऊपर हो, पुरानी गाड़ी पे भी आपने टैक्स लगा दिया था। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है, SIR चल नहीं पाया, इसलिए चलो यही मेथड अपना लेते हैं। कल से मां शक्ति की उपासना का पर्व शुरू हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के मां शक्ति से, मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि इस कमजोर प्रधानमंत्री को थोड़ी सी ताकत देना, मां इस बोगस सरकार को थोड़ी सी ताकत देना कि ये किस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर बैठी है ये सरकार। हमारे युवा हथकड़ियां लगकर, बेड़ियां लगकर आते हैं, इनके मुंह से चू नहीं निकलता है। आज ये जिस तरह से H1B वीजा पर हुआ, 50% टैक्स का पर्ची हमारे माथे पर चिपका दी गई, और ये प्रधानमंत्री मां दुर्गा की उपासना की हर साल बात करते हैं। मां दुर्गा से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, इस कमजोर प्रधानमंत्री को माता जी थोड़ी सी ताकत देना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सीमेंट 162 रुपए का कट्टा था ACC का 2014 में, आज 390 रुपए का है। कोई सा भी गूगल करके आप में से चारों में से छांट ले कि दिल्ली के अंदर सीमेंट का कट्टा कितने का है, 50 किलो का। सरिये का, स्टील का रेट, मकान बनाना सस्ता हो जाए। एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास जितने हैवी मेटल्स हैं 10-10 गुना बढ़ गए। स्टील 32 रुपए 12 mm का सरिया था, आज 57-58 रुपए का सरिया 12 mm का है। दुर्भाग्य यह है कि आंकड़े एक भी पता नहीं। आज बात यह है कि सबसे पहली चीज यह है, 72 रुपए था, क्या था कट्टा? कौन बोला भाई बीच में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, बताइए जरा, कि थोड़ा सा इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। कुछ मत जानिए, आप बैठिए शांति से सुनिए जरा। गजब बेइज्जती है, शांति से सुनिए जरा। अरे सुनिए ना भाई जरा, अरे भाई सुनिए ना भाई जरा। हाँ ठीक है, बोलिए। अब आप चले जाइए इंदिरा जी के समय पे। आप लोगों को इतिहास में जीने की आदत है। तो भाई मुझे दिक्कत इस बात की है कि जीएसटी काउंसिल में 37%। अरे सुनो ना यार, कैलकुलेशन हर आदमी के बीच में बोलते हैं। अच्छा, उनका डिफरेंट है ना, रुकिए बात सुनिए। मैं चुप बैठ जाता हूं। श्वेता जी को एक तरफा सोच चलाइए आप लोग। चुप हो रहा हूं मैं, आप बोलिए। आप कंट्रोल नहीं कर सकती इनको। दोनों को स्टूडियो में बैठा के आशुतोष जी के भी बीच में बोलेंगे, मेरे बीच में ही बोलेंगे। ABC पता नहीं। मैं पूछ लेता हूं महंगाई कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? संगीता जी बता दीजिए। आप बोलिए, ठीक है, बताइए जरा। हाँ हाँ अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताइए ना, आपका फॉर्मूला अलग है, वो अपना फॉर्मूला डाल रहे हैं। इतना ज्ञानवान बन रहे, बताइए महंगाई कैसे कैलकुलेट करते हैं? बताइए ना, आप आगे आलोक जी अपनी बात रखिए ना, उसमें आप दोनों ही बता दीजिए। श्वेता जी आप भी बता दीजिए। क्या? हाँ, अपनी बात मैं रख रहा हूं, मेरी बात सुनिए शांति से। अपनी बात रख लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि जीएसटी काउंसिल में 33% वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और बाकी सब स्टेट्स की होती है। वो वहां पर आम सहमति इसलिए बनाई जाती है कि फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे। लेकिन जिस समय पर जीएसटी पहले आ रहा था तो कहा गया था, मोदी जी ने कहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोटिंग अगर होती है तो, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य ज्यादा थे, इसीलिए मनमानी चल रही थी। 50% पे सिंपल मेजोरिटी से जीएसटी काउंसिल में डिसीजन होते हैं। जीएसटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स हैं, उसको पढ़े ये लोग, इसीलिए मनमानी करते रहे। जिस राज्य में जो चुनाव आया, बिहार में आया तो ऐसा कर दो, गुजरात में आया तो इस पे कम कर दो, ये मनमानी करते रहे। अब बिहार में चुनाव आया है, H1B वीजा से ध्यान भटकाना है तो मोदी जी आ गए। मैंने 4-5 आंकड़े दिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सीमेंट का कट्टा कितने का था, स्टील कितना था, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% से घटकर 16 हुआ कि नहीं हुआ? फिर स्वदेशी मोदी जी किस मुंह से कहते हैं? अरे भाई 11 साल में आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। आप आधार कार्ड के विरोध में थे, आप कंप्यूटर के विरोध में थे, आप ATM के विरोध में थे। आज H1B वीजा पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है। बात तो सही है।
मैं फिर कहूंगा हाथ जोड़ के मां दुर्गा से कि मां दुर्गा इस कमजोर प्रधानमंत्री को ताकत दो कि ये कुछ बोल सके। मुझे आज जो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कम से कम जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के सामने संकट है उसको लेकर कुछ बड़ी बातें कही, लेकिन आज उन्होंने जो बातें कही उसकी वजह से मुझे लगता है कंफ्यूजन और बढ़ गया है। वो क्या करें, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं और बेचता हूं। हाँ मैं बेचता हूं। तो कल से मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो हमारे मित्र जो शर्ट पहने हुए हैं क्या वो स्वदेशी शर्ट है या विदेशी शर्ट है, या मैं कार खरीदने जाऊंगा तो मैं स्वदेशी कार खरीदूंगा या विदेशी कार खरीदूंगा, या जो एक मिनट मैंने बीच में बोला नहीं प्लीज। इसको कहते हैं थितराई करना। अब देखिए बीच में ना बोल। बिहार की भाषा में नहीं, ठीक है वो बोल, मैंने बीच में तो बट मुझे मौका दीजिएगा इनको जवाब देने का। पिछले साल की अगर बात आप देखेंगे तो चाइना से हमारा इंपोर्ट 25% जंप किया है, 25% एक साल में 25%। आज की तारीख में करीब $100 बिलियन के डेफिसिट पे चल रहे हैं। हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो बिना चाइनीज रॉ मटेरियल के, चाइनीज टेक्नोलॉजी के, चाइनीज सामान के, यहां तक कि हमारे गुड्डे गुड़िया भी चाइना से आ रहे हैं। हमारे जब हम मार्केट में जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब हर दुकान पे लिख लिया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक आदेश आना चाहिए, हर दुकान पे लिखा हो यहां चाइना से मिली हुई चीजें नहीं बनती हैं। तब तो मैं जाऊंगा स्वदेशी को, अगर मुझे स्वदेशी खरीदना है और मुझे नहीं पता कहां से चीजें मिली। मैं ये कहता हूं कि ये जो चीज आपने कही स्वदेशी को लेकर, क्या आपने इसका अध्ययन किया है? क्या बिना चाइना के इंपोर्ट किए हुए हम आज स्वदेशी की दुनिया बढ़ सकते हैं? हम क्या करें, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? सामान बाहर से आएगा, हम सिर्फ असेंबलिंग करेंगे। हम मेड इन इंडिया की बात क्यों नहीं करते? मेड इन इंडिया का मतलब ये होगा कि आपकी टेक्नोलॉजी अपनी होगी, आपके लोग अपने होंगे, आपकी ब्रांडिंग अपनी होगी और आप उसको बनाएंगे। मेक इन इंडिया का मतलब क्या होगा कि एप्पल का सारा सामान चाइना बनाएगा, आप अपने यहां लाके सिर्फ उसकी असेंबलिंग करें। ये मेक इन इंडिया हो गया। मैं कहता हूं कि हम जिस चीजों के लिए कर रहे हैं, क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? हम तो ट्रंप के बारे में कह रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब जब ट्रंप ने जिस तरीके से आपका H1B वीजा पे किया है, हर दिन वो आदमी ह्यूमिलिएट कर रहा है हमको। चा बाजार जो वहां पे फिर से सैंक्शन लगा दिया। रशिया से आप ऑली तो आपके खिलाफ सैंक्शन लगा, क्यों? तो इन सब चीजों पे गहन चिंतन की जरूरत है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।